दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम होने की खबर से आज हाहाकार मच गया। आनन फानन में जांच टीमें मौके पर पहुंची। समय रहते छात्रों को, बच्चों को घर भेजा गया और तमाम स्कूलों में घंटों छानबीन होती रही। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। क्लासरूम को खाली कराया गया और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने पाया कि धमकी भरे सभी ईमेल का पैटर्न एक तरह का था, जिसके बाद ईमेल के आईपी एड्रेस की छानबीन शुरू हुई। 100 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पहुंचे थे। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े स्कूलों को धमकी मिली थी। डीपीएस संस्कृति स्कूल, मदर मैरी स्कूल को धमकी मिली थी। डीएवी, एमएटी सहित कई स्कूलों को इस तरह के ईमेल मिले थे। पुलिस ने कहा कि एक ही पैटर्न पर सभी ईमेल भेजे गए थे और साइबर सेल यूनिट इस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मिली धमकी पर सूत्रों के हवाले से नया खुलासा हुआ है। धमकी के पीछे एक शख्स नहीं बल्कि एक संगठन का हाथ बताया जा रहा है। साजिश के तार विदेशों से जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। आईपी एड्रेस विदेश में मौजूद एक ही सर्वर का है और साजिश के तहत आज दिन वक्त तय किया गया। सभी स्कूलों को एक वक्त पर भेजा गया मेल। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर के बाद हुई जांच में कुछ नहीं मिला। गृह मंत्रालय ने मामले में जानकारी दी और बताया कि ये संभवतः एक फर्जी कॉल थी। दिल्ली पुलिस ने भी स्कूलों में बम होने की खबर का खंडन किया और बताया कि जांच के दौरान कुछ नहीं मिला, लेकिन इस खबर के बाद पुलिस जरूरी कदम उठा रही है। जांच के दौरान विदेशी आईपी एड्रेस होने का शक जाहिर किया गया, लिहाजा दिल्ली पुलिस इंटरपोल की मदद ले रही है ताकि सर्वर की पहचान की जा सके। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी है और इन्फॉर्मेशन और प्रिकॉशन बेसिस पे हमने सारे स्कूल चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, शांति रखें। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कहीं कोई सत्य नहीं है। प्रिकॉशनरी बेसिस पे और इन्फॉर्मेशन बेसिस पे, दोनों बेसिस पे हमने कंप्लीट स्कूल्स हमारे एरिया में चेक कर लिया है। तो पूरी काफी पैनिक है, पूरे दिल्ली एनसीआर में भी कई स्कूल्स में मेल आया, तो काफी पैनिक का माहौल है। मैं समझ सकता हूँ, जब बात किसी पेरेंट के लिए बच्चों की आती है तो पैनिक एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन मैं सभी को ये बता दूं कि हमने तमाम स्कूल्स को प्रिकॉशन और इन्फॉर्मेशन दोनों बेसिस पे चेक कर लिया है और ये झूठी पाई गई। और दिल्ली के सभी स्कूलों में जांच पूरी कर ली गई है। राहत की बात यह है कि कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने बम की खबर का खंडन किया है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। मैम, जैसा कि कुछ स्कूल्स में आज से वैकेशन भी शुरू हो गया, समर वैकेशन, क्या कहीं पर ऐसे भी स्कूल हैं जो रनिंग पोजीशन में है और पेरेंट्स ने भी आपसे जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं और किसी के बारे में भी कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा कि कहाँ पर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कहाँ नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। वहीं स्कूलों में बॉम्ब की खबर मिलते ही कुछ बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए पेरेंट्स को जानकारी दी। तो से मोबाइल देखा तो एक मैसेज था कि आज स्कूल क्लोज है। तो फिर मैंने बेटी से पूछा कि बेटा आपको इन्फॉर्मेशन कल कुछ मिली थी, आज क्यों छुट्टी है, किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने भी देखा तो मैसेज था एक कि आज छुट्टी है। डिटेल से कुछ नहीं पता चला। जस्ट उसके बाद हमने टीवी ऑन किया तो न्यूज़ में आ रहा था कि कोई मेल आया है स्कूल में कुछ संदिग्ध सामान को लेके। मैसेज सुबह 6:15 में मेरे स्कूल का जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का बना हुआ है उस पर आया था स्कूल की तरफ से कि दैट देयर आर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जिसके चलते आज स्कूल के बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए बंद रहेगा। अच्छा, तो आप लोग क्या फिर देखने आए स्कूल में कि क्या
छुट्टी क्यों है, किस वजह से कर दी? हाँ, जब ये न्यूज़ आया उसके बाद एक्चुअली हम लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की, तो कुछ पेरेंट्स जो आसपास रहते हैं वो यहाँ से उन्होंने फ़ोन पे बताया कि कोई बॉम्ब थ्रेट आया है जिसके चलते स्कूल बंद है और उसकी चेकिंग चल रही है। फिर अभी जस्ट मेरे को एक फ़ोन आया, जो डीपीएस रोहिणी में एक पेरेंट हैं, उनके बच्चे डीपीएस रोहिणी, उनको भी फ़ोन गया है कि सारे बच्चे जो स्कूल में जा चुके थे उनको वापस भेज रहे हैं। लेकिन अब इस धमकी को लेकर, ईमेल को लेकर दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के एक ट्वीट पर सवाल उठाया और बम होने की खबर को इससे जोड़ा। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर से ठीक पहले बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की इसी पोस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। बग्गा ने इसमें लिखा है कि लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस ट्वीट को लेकर सवाल पूछा है। देखिए, एक बड़ा कमाल का इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए, लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है, या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मेरी बेटी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है। लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं। अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। दिल्ली के एलजी पीके सक्सेना ने बताया है कि दिल्ली के अमन चैन को खराब करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अभी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे और उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। कुछ फोर्सेस हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अपनी घटना न हो। तो आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में इस खबर को लेकर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बम होने की खबर के बाद स्कूलों में जांच शुरू की गई और इस मौके पर टीवी9 भारतवर्ष की टीमें स्कूलों में मुस्तैद रही। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर जैसे जैसे पक्की होती गई, टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौके पर पहुंचती रही। नोएडा के डीपीएस स्कूल में सुबह से कैसी अफरा तफरी रही, देखिए ये तस्वीर। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, कोई विस्फोटक ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉम्ब स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो एक एक जगह की तलाशी ले रहे हैं। द्वारका के डीपीएस में जांच के लिए बम निरोधक दस्ता पहुंचा, जिसका जायजा हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने लिया। द्वारका इंटरनेशनल स्कूल में बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। देखिए इनके हाथ में क्या क्या है और ये देखिए स्कूल में अंदर तलाशी लेने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं। तो बम स्क्वाड टीम है जो कि जांच करने के लिए जा रही है। देखिए स्निफर डॉग्स जो हैं वो भी उनको भी लेकर यहाँ पर टीम पहुंची है। स्कूलों में बम होने की खबर मिलने के बाद पेरेंट्स भी स्कूल पहुँचने लगे। हमारी टीम ने उनका हाल जानने की भी कोशिश की। क्या बताया गया था आपको, बच्ची कौन सी क्लास में है? मैं सुबह निकल रहा था तो काफी बच्चे जा रहे थे, तो पता चला कि स्कूल की छुट्टी है, बट ये नहीं पता था कि स्कूल के अंदर बम है। तो आपने किस में देखा था बेटा, खबर बता। क्या था बेटा, आप आगे थे स्कूल, क्या देखा आपने स्कूल में? मैंने टीवी पे देखा कि बम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने रोड शो किया और इस दौरान समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने आज पूजा अर्चना की और फिर रोड शो किया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के लोकसभा चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ भी शामिल रहे। राजनाथ सिंह ने लोगों से मनोज तिवारी को भारी मत से जिताने और देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील की है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की धाक बढ़ी है। दुनिया यह देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के बयान पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की तैयारी में। खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान से बीजेपी गुस्से में है। मारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन मामला यहीं खत्म होता नहीं नजर आ रहा। बीजेपी ने मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से करने की बात कही है। ये बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। आपको सुनाते हैं मारिया का वो बयान जो उन्होंने एक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुस्लिमों के बीच दिया था। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी को सबक सिखाना है और इसकी तैयारी हो रही है। जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इंदौर में किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी के पास बीजेपी को सबक सिखाने के कई और तरीके हैं। इस पे क्या चुनना है, ये इंदौर की जनता को तय करना है। लड़ाई अब न्याय की है। हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास नोटा का विकल्प है। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन है। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है शहर में। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब प्रत्याशी कैप्चर हो रहा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले अक्षय कांति बम ने सोमवार को पर्चा वापस ले लिया था। नाम वापसी के लिए अक्षय बम बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय ने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। पिछले महीने गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी भी चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मतदाताओं से अपील का एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर्चे में दिग्विजय सिंह ने लिखा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला 2 बार से बीजेपी के सांसद रोडमल नागर से है। दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी के कारण बीजेपी राजगढ़ सीट पर ज्यादा ताकत लगा रही है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी उन्हें हिंदू और सनातन विरोधी बताकर प्रचार कर रही है, जिसे काउंटर करने के लिए उन्होंने मतदाताओं के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने खुद को सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाला बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने सदैव सत्य की रक्षा के लिए निडर होकर आवाज उठाई है, लेकिन कभी भी वोटों के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपने संदेश को मतदाताओं तक पहुंचाने की अपील की है। सेमली भोजपुर दूर दराज इलाके हैं, उन इलाकों में सब जगह तो मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन मेरा संदेश आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं या मेरे समर्थक जो हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा संदेश घर घर पहुंचाने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो मेरा संदेश आपके पास है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर से चुनाव लड़ रही हैं और वो चुनाव प्रचार में अब हिस्सा भी लेंगे। धनंजय सिंह आज सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुए, जहां गाड़ियों का काफिला उनका इंतजार कर रहा था। उनके सैकड़ों समर्थक जेल के गेट पर मौजूद थे,
जेल से बाहर आने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि मुकदमा फर्जी है। उन्होंने कहा कि अब वह अपनी पत्नी के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे। देखिए, जुडिशल प्रक्रिया से जमानत से आया हूं मैं। मुझे एक फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी, करप्शन का इशू था जिसको मैंने रेज किया है, और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। एक करप्शन का मामला था नमामि गंगे का, और उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा, और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते और जनता के बीच में। धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बीते शनिवार को प्रशासन के आदेश पर जौनपुर जेल से पुलिस ने धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया था। उन पर जेल में रहते हुए पत्नी के लिए चुनाव प्रचार में मदद करने का आरोप लगा था। और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने वर्धमान में एक रैली के दौरान कहा, ममता मां, माटी और मानुष की बात करके लोगों को, वोटर्स को धोखा दे रही। 45 डिग्री तापमान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने वर्धमान में चुनावी रैली की। तेज गर्मी के बाद भी रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। ये ममता दीदी माँ, माटी और मानुष की बात कर आई थी, और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार। माँ, माटी, मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि राज्य के जिन मंत्रियों ने गरीबों का पैसा खाया है, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को वो जेल भेजकर रहेंगे। दीदी, आप कितना भी शोर शराबा करो, जिसने गरीब बंगाल की जनता का पैसा खाया है उसको हम जेल में भेज कर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदलने से नाराज पीडीपी ने आज निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीडीपी नेताओं और समर्थकों का ये गुस्सा निर्वाचन आयोग के खिलाफ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को होने वाली मतदान की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। दोनों सीटों पर अब मतदान 7 मई की जगह 25 मई को कराने का फैसला लिया गया है। इसी से पीडीपी नाराज है। देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो पीडीपी कार्यालय में चल रहा है, और विशेषकर इनकी मांग है कि जो डेफरमेंट हुई है, जो तारीख बदली गई है अब अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में मतदानों के लिए, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है अभी पीडीपी के कार्यकर्ता जो है, उनके साथ नेता भी है, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो ईसीआई है उसका ये निर्णय जो है बिल्कुल खराब है। निर्वाचन आयोग ने अनंतनाग और राजौरी लोकसभा क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और जमीन धंसने की घटनाओं को देखते हुए मतदान की तारीख आगे बढ़ाई है। बीजेपी समेत कई दलों ने निर्वाचन आयोग से मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। और भोपाल के एक बोर्डिंग स्कूल में रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि पूरे मामले को हॉस्टल मैनेजमेंट ने दबाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के भोपाल में 8 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में सूबे के सीएम ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। भोपाल के मिसरौत थाना इलाके में एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में छात्रा के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया, फिर उसके साथ हैवानियत की गई। बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद हॉस्टल प्रबंधन ने पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों पर पॉक्सो भी लगाया गया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया 374 और पॉक्सो के धाराओं में, और एफआईआर दर्ज करके मेडिकल की कार्रवाई और कथन 164 के बयान की प्रोसेस है उसको पूरा किया जा रहा है। बच्ची के साथ ये घटना 4 दिन पहले हुई है। बताया जा रहा है कि छात्रा 15 दिन पहले हॉस्टल में आई थी।
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण मामले के बाद कर्नाटक की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। पूरे मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक की सियासत में प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण मामले में कई वीडियो सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा है। रेवन्ना और उनके पिता एसडी रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सियासी हंगामे के बाद जेडीएस ने रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दरअसल प्रज्वल के घर पर रसोइये का काम करने वाली एक महिला ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एसडी रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि 2019 से लेकर 2023 तक पिता और बेटे ने लगातार उनका यौन उत्पीड़न किया। प्रज्वल रेवन्ना बार बार उन्हें कमरे में बुलाते थे और यौन शोषण करते थे। पत्नी के घर से बाहर जाते ही एसडी रेवन्ना बहक जाते थे। वो घर में काम करने वाली महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाते थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में कर्नाटक के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अपने खिलाफ लगे आरोपों को प्रज्वल रेवन्ना ने बेबुनियाद बताते हुए वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी बताया है। और प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद बीजेपी जेडीएस पर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है। मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस गवर्नमेंट is protesting, telling that we are going to protect this woman. We will take action as per the law. खबर राजस्थान से है। राजस्थान के बीकानेर में जमीन धंसने की वजह पता चल गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा है कि इलाके में पानी का दोहन बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए ये घटना हुई है। रिपोर्ट में भूजल रिचार्ज की व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सही नहीं होने की बात भी कही गई है। मुताबिक रिपोर्ट ये सामने आया है कि सहजरासर इलाके में भूजल का जो दोहन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। अतिरिक्त दोहन की वजह से और नीचे जो सबस्ट्राटा जो एरिया है लैंड का, उसमें धंसाव हुआ है और भूजल रिचार्ज की जो व्यवस्था है या फिर रेनफॉल कम होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो पाया है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी यहाँ के लोग जो परंपरा में नहीं है, तो पक्के मकान, पक्की सड़कें और पक्के फर्श बनने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज भी नहीं हुआ है। इस वजह से प्रथम दृष्टया ये सामने आया है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि धंसी हुई सड़क को अब उस जगह नहीं बनाया जाए, बल्कि घटना वाली जगह से दूर नई सड़क बनाई जाए। टीम ने ये कहा है कि सड़क का जो निर्माण है वहाँ से हटके किया जाए। तो अभी एक बार तो एमसीसी लगी हुई है, बाकी हम एस्टिमेट बना करके जो सड़क है उसका निर्माण करवाने का प्रयास करेंगे। और अमित शाह के एडिटेड वीडियो केस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दिल्ली पुलिस को जवाब। तेलंगाना कांग्रेस का एक्स अकाउंट मैं नहीं चलाता, ये कहा है सीएम रेवंत रेड्डी ने। सीएमओ और निजी एक्स अकाउंट ही मैं चलाता हूं। दिल्ली पुलिस के सवाल पूरी तरह से आधारहीन है। मेरे अकाउंट से कोई वीडियो साझा नहीं किया गया, ये कहा है रेवंत रेड्डी ने अपने जवाब में। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर एक फेक वीडियो वायरल किया गया था और कांग्रेस के कुछ हैंडल्स से उसे पोस्ट भी किया गया था। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इस मामले की जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है और दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को भी इस मामले में नोटिस भेजा था। अब रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पुलिस को जो जवाब दिया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि उनके एक्स अकाउंट से या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो
जो एडिटेड वीडियो था, जो फर्जी वीडियो था, वो पोस्ट नहीं किया गया और मैं तेलंगाना कांग्रेस का एक्स अकाउंट नहीं चलाता। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, किस तरह से देख रही है दिल्ली पुलिस रेवंत रेड्डी के इस जवाब को? जी बिल्कुल, देखिए रेवंत रेड्डी को जवाब देने के लिए आज का समय दिया गया था। उन्हें 11 बजे तक अपना रिप्लाई साइबर सेल दिल्ली पुलिस में देना था। रेवंत रेड्डी खुद तो उससे नहीं पहुंचे वहां पर। उन्होंने अपनी वकील के जरिए अपना जो रिप्लाई है, जो जवाब है, वो दिल्ली पुलिस तक पहुंचाया, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल रेवंत रेड्डी के 2 ही अकाउंट है। एक तो सीएमओ तेलंगाना, इसके अलावा उनका एक निजी अकाउंट है और उनका दावा है कि इन दोनों अकाउंट का उन्होंने इस वीडियो को वायरल करने या इसको ट्वीट करने में इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिलहाल ये जवाब अभी तक दिल्ली पुलिस को दिया गया है रेवंत रेड्डी की तरफ से। अब दिल्ली पुलिस आगे का जो एक्शन है या कोर्स ऑफ एक्शन है, वो अब आगे तय करेगी आखिरकार किस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो मेरे अकाउंट से कोई वीडियो साझा नहीं किया गया, अमित शाह का रेवंत रेड्डी ने यह सफाई दिल्ली पुलिस को भेज दी। और देखिए, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। जीएसटी कलेक्शन को लेकर खबर है। 2,10,000 करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन हुआ है। देखिए, ग्रॉस रेवेन्यू में 12.4% की बढ़ोतरी। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे दें। जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अप्रैल में 2,10,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन किया गया है और ये इजाफा तकरीबन 12.4% का है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में 12.4% हुई है और अप्रैल में सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन किया गया है। और बीजेपी मिशन 400 प्लस पर काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी ताकत लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा जाहिर है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है। हमारे सहयोगी आमोद राय ने उनसे खास बातचीत की है, ये इंटरव्यू देखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आप 2 जगह से कैंपेन करके आए, एवरेज रोज 3-4 कैंपेन कर रहे हैं। 2 चरण का चुनाव बीत गया, तीसरा चरण किस तरफ जा रहा है और अब तक बीजेपी कहां खड़ी? देखिए, एक तो असम की परिप्रेक्ष्य और एक देश का परिप्रेक्ष्य। देश के लिए हमने एक टारगेट सेट करके रखा है कि बीजेपी के लिए 370 और एनडीए गठबंधन के लिए 400 प्लस। पहला दोनों चरण का मतदान और जो हमारे इंटरनल असेसमेंट, वो हमारे लिए काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है और हम लोग निरंतर अपना टारगेट का तरफ आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक असम का सवाल है, 14 सीट का चुनाव है, हम 11 मिनिमम मिलेगा और मैक्स हम 13 तक भी जा सकता हूँ। सो एनीथिंग बिटवीन 11 to 30। गृह मंत्री का एक फेक वीडियो लाया जाता है और कहा जाता है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। आपको किस रूप में देख रहे हैं इस पूरे घटना को? देखिए, ये चुनाव का जो प्रचार शुरू हुआ, मोदी जी ने कोई सवाल डायरेक्टली उठाना शुरू किया। राहुल गांधी ने बोला हम लोगों का संपत्ति का ऊपर एक्सरे करूँगा, इनहेरिटेंस टैक्स लाऊंगा, सैम पिट्रोडा ने बोला। फिर लोगों ने बोला कि हम पर्सनल लॉ को बरकरार रखूंगा, मतलब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाऊंगा। ऐसे तमाम कोई मुद्दा जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, प्रधानमंत्री जी ने इसको लोगों का सामने लाया। जब प्रधानमंत्री जी ने ये इश्यूज को लोगों का सामने लाया, कांग्रेस पूरी तरफ नर्वस हो गया और बखलाहट में आके वो इतना तक गिर गया कि भाई गृह मंत्री जी का वीडियो को भी फेक करो। और गृह मंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने फेक किया, वो एक घृणनीय अपराध है और वो अपराध का सजा उनको मिलना चाहिए। अरेस्टिंग पहले असम में ही हुई है। हम लोगों ने यहाँ में एक शख्स ने ये वीडियो को सर्कुलेट किया
तो हम उसको गिरफ्तार किया हूँ और उसको इंटरोगेशन में मालूम पड़ेगा भाई उनको वीडियो कहाँ से मिला था, तो एक लिंक एस्टैब्लिश होगा। तो इसलिए असम पुलिस ने उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आप कहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इसमें बहुत अपीजमेंट की कोशिश की गई है, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बनाया गया है मैनिफेस्टो का, कैसे? आप देखिए, हमारा संविधान सभा में किसने प्रिजाइड किया था संविधान सभा को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सभा में कौन थे? नेहरू से लेकर पटेल तक तमाम कांग्रेसियों का वो समय का दिग्गज नेतागण था। उन्होंने संविधान में क्या लिखा कि देश में जब भी अनुकूल वातावरण आएगा आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। ठीक है, कांग्रेस का ये असेसमेंट होगा कि अनुकूल वातावरण नहीं है तो आप यूसीसी मत लाइए। लेकिन आप ये बात क्यों बोला कि हम हर धर्म का पर्सनल लॉ को सम्मान करेगा? मतलब आप संविधान का विरोध करना शुरू कर दिया। संविधान बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ, आप बोला है हम पर्सनल लॉ को कायम रखूंगा। हिंदू का पर्सनल लॉ तो आप कभी समाप्त कर दिया। अभी देश में किसका पर्सनल लॉ है? मुसलमान का। मुसलमान का पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? शरिया कानून। शरिया कानून कहाँ चलता है? पाकिस्तान में चलता है। तो ये बात तो सीधा आप ही बोल रहा है। यूसीसी क्या सरकार आती है इस बार तो पूरे देश में लागू हो जाएगा? वो तो होना ही है। राम मंदिर का था, हो गया। 370 था, हो गया। तो आगे एक यूसीसी का मामला है और अभी तो ये आने वाला है, कोई रुक नहीं सकता है अभी। लेकिन सीए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि सीए का रूल नोटिफाई हो गया है। चुनाव का बाद जिसका अभी तो रूल हमने नोटिफाई कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन करना किसको है? जो अपने आप को पीड़ित समझता है। और मेरा लगता है कि चुनाव का बाद लोग एप्लीकेशन डालना शुरू कर देगा। पीएम पर बहुत अटैक, सीधा अटैक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी उनको अंकल ज्ञानी कहती है, ज्ञानी अंकल। देखिए, प्रियंका का देश का ऊपर बहुत बड़ा कृपा होगा अगर वो अपना भाई को संभाल सके और कांग्रेस पार्टी का लोग भी उनको आशीर्वाद करेगा। वो मोदी जी का ऊपर टिप्पणी करने का उनका कोई अधिकार भी नहीं है, और जितना बार वो मोदी जी का नाम लेगा इतना बार हमारा वोट में इजाफा हो जाएगा। लेकिन प्रियंका का एक रोल है कांग्रेस का अंदर, वो रोल है कि भाई अपना भाई को कंट्रोल करो, नहीं तो वो कांग्रेस को क्रिकेट टीम से भी नीचे तक लेके जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं मोदी डर गया, मोदी भाग जाएगा। वो तो हमेशा बोलता है मोदी डर गया, मोदी भाग गया, और मोदी ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। मोदी विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं देश को। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उनकी भतीजी ने आज कहा, जहां मौजूद थे खुद सलमान खुर्शीद, कि वोट जिहाद का समय आ गया है। लव जिहाद हम लोग सुनते थे, वोट जिहाद। देखिए, वोट जिहाद देश में है ही है। आप देखिए, अगर कोई हिंदू कम्युनिटी में आप वोट देने जाते हो तो उसमें कांग्रेस को भी वोट पड़ता है, उसमें बीजेपी को वोट पड़ता है, लेफ्ट को भी वोट पड़ता है। मतलब हिंदू कम्युनिटी वोट जिहाद नहीं करते हैं। सबको कैंडिडेट भी देखता है, पार्टी को भी देखता है, सबको वोट डालते हैं। लेकिन अगर कोई आप मुसलमान पोलिंग बूथ में चला जाए, आपको लगेगा कि भाई डिसीजन इंडिविजुअल नहीं लिया है, कोई लोग लेके खाली इंस्ट्रक्शन पास कर दिया है कि उस सिंबल में वोट डालें। उनका जो वोटों का पैटर्न होता है 90%, ये दिखाई देता है कि वोट होने का पहले ही कहीं मीटिंग हो चुका है। मतलब इंडिविजुअल चॉइस का ऊपर वोट नहीं होता है, कोई कलेक्टिव डिसीजन का ऊपर वोटिंग होता है। लेकिन देश का संविधान बोलता है कि वोट अपना है,
वोट अपना विवेक का ऊपर होगा। आपका वोट कोई कलेक्टिव लोग डिसाइड नहीं कर सकता है। सो इसीलिए हम लोग नहीं बोलता हूं, लेकिन एक वोट जिहाद का एक एंगल है। अगर सलमान खुर्शीद ने या उनका भतीजी ने वो सामने लेके आया है, तो मेरा लगता है उस इशू का ऊपर भी डिबेट होना चाहिए। इसलिए वोट कोई पैटर्न का हिसाब से वोट नहीं होना चाहिए। क्या इसीलिए बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग कहते हैं कि हम आए सत्ता में तो 750 उधर से फिर से बना देंगे? 4 जन्म लेना पड़ेगा। आसाम में दोबारा सरकारी मदरसा खोलने के लिए बदरुद्दीन अजमल हो या जो भी हो, उनको 4 जन्म लेना पड़ेगा। रेवन्ना का एक वीडियो अधिक आया और उसको लेकर कहा गया कि सैकड़ों वीडियो, और बीजेपी उसको क्यों अपने साथ ले? नहीं, अगर सैकड़ों वीडियो है तो कर्नाटक सरकार उनको अरेस्ट क्यों नहीं की?